2013 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। 12 एंड और 13 की बिगनिंग के अंदर स्टेज 4 कैंसर। कहाँ से ये चीज आई कि आपने गायों को तिरस्कार की नजर से देखना शुरू किया? बृहस्पति अमीरी नहीं देता, समृद्धि देता है। तो पहली रोटी जो है वो गाय को जाएगी और आखिरी रोटी कुत्ते को जाएगी। उसका बड़ा तगड़ा सिग्निफिकेंट है अपने। सो माँ को ये समझना होगा कि उसकी कमाई क्या है। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनके बारे में मैं कम बताऊंगा क्योंकि मुझे उनको ज्यादा सुनना है। बस इतना इंट्रो उनके लिए काफी है कि अपने जीवन अंतराल में अब तक वो तकरीबन 86 देशों की यात्रा कर चुके हैं। गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर उनकी जो रिसर्च है, उनका जो काम है, वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है। एक ऐसी शख्सियत जिनको 2012 में फोर्थ स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2024 चल रहा है। आप उनसे मिलेंगे तो वो मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे। स्वागत कीजिए आलोक सर का। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम। बहुत बहुत सबसे आपके पहले लिए सबसे नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर, मैं क्या, जितनी जनता, जो दर्शक देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे। एक अपनी जर्नी वहां से शुरू कीजिए सर, जहां से आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट बनी हुई है ना, इसके पीछे तो बहुत पेन होगा, क्योंकि मैंने जितना आपको जानना शुरू किया मुझको वो पेन महसूस हुआ। और मैं चाहता हूं एक बार आप बताइए, क्योंकि आप प्रेरणा स्रोत बहुत मायनों में, बहुत तरीके से हैं। जहां पे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वहां से आपने अपने आप को संवारा है। न सिर्फ संवारा है बल्कि एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत रही आपके जर्नी की, आप कहाँ से बिलोंग करते थे, कैसे माता पिता के साथ कैसे शुरुआत हुई सर? मैं फिर इस बात को शुरू करूंगा कि मेरी जर्नी 3 पार्ट में जिंदगी में रही। हम्म। पहला एक पार्ट रहा फ्रॉम 90s टू 2000, जहाँ पे मैं अपने पिताजी के साथ उनके सानिध्य में हम्म। बहुत ज्ञान प्राप्त किया। इस देश के कॉर्पोरेट कल्चर को समझा, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को आते हुए इस देश में देखा, टेलीकॉम की कंपनियों को आते हुए देखा, इस कंपनी के अंदर मल्टीनेशनल्स को आते हुए देखा। सो वहां से शुरुआत हुई 2000 तक। 2000 के बाद समझा नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है और कुछ करना है, तो फिर शिफ्ट टू माय बिजनेस, अपना काम करना शुरू किया, हम्म। एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करना शुरू करी। हम्म। सो वो करीबन 2007 से 8 तक रहा। हम्म। और 8 के बाद जो है फिर रिसेशन शुरू हुआ। फिर दोबारा से कॉर्पोरेट से जुड़ा जिंदगी के अंदर। दो हम्म। तीन बड़े अच्छे कॉस्मेटिक ब्रांड्स थे, उनके साथ काम करना शुरू किया। हम्म। जब उसको करना शुरू किया तो समझा कि उनकी एक ही सोच है, गलत नहीं है, अपनी सोच के हिसाब से बिल्कुल सही है, हम्म। और एक ही सोच है, तो वो जो है वो चला। फिर 2013 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। 12 एंड और 13 की बिगनिंग के अंदर स्टेज 4 कैंसर। हम्म। बहुत ज्यादा हालत खराब हुई दुनिया जहान में। मेरे मतलब मेरे मेरे प्रेरणा स्रोत मेरी जिंदगी में दो ही लोग रहे। मेरे पिताजी तो तब तक जा चुके थे, लेकिन मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मेरे लिए बिल्कुल एक, समझिए कि एक, समझते हैं ना, पिता रूप मेरे लिए, जो एग्जैक्टली मतलब सर, बिल्कुल। मदद किया, काम किया, मेरे मतलब सब कुछ वो हैं। हम्म। आज भी मुझे पुत्र की तरह मानते हैं। हम्म। और मैं सबसे बदमाश बच्चा हूँ उनका, हम्म। ऐसा कहा जाता है उनके हिसाब से। तो किसी ने उनको कहा कि ये बहुत शैतान और बहुत परेशान करता है। तो एक बड़े अच्छे हमारे घर से जुड़े रहे अघोरी, बहुत बड़े संत रहे। मैं उनकी कभी गाथा सुनाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। क्या बात। तो एक, हाँ, वो मैंने दुनिया तो सुना हुआ बोलती है, मैंने तो अपने साथ प्रत्यक्ष होता हुआ देखा है उनके साथ चीजों को। क्या बात। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चा पॉटी करता है तो क्या उसे घर से बाहर फेंक देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, क्या करते हैं, क्या पॉटी साफ करते हैं, उसको फिर गले से बिठा लेते हैं। तो उन्होंने कहा आलोक वैसा ही है। हाँ। तो क्या उस दिन उन्हें भी समझ में आ गया कि ये बच्चा ऐसा है। फिर जर्नी शुरू हुई कैंसर से लड़ने की। 18 महीने बेड पे पड़ा रहा। 3 लोग मेरे साथ से सिर्फ, एक मेरी 3 सेगमेंट मैं कहूँ कि एक मेरी फैमिली, जो मेरी पत्नी, जिन्होंने मतलब ब्लाइंडली मेरा साथ दिया मेरी जिंदगी में। अ, सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति मेरी जिंदगी में है। मेरी बिटिया बहुत छोटी थी उस वक्त, तो शी वाज जस्ट अंडरस्टैंड मी कि पापा बीमार है।
और मेरे भाई जो मेरे लिए पिलर एंड पोस्ट दुनिया जहान घूमे, और मतलब ऐसा कौन सा डॉक्टर नहीं था जिन्होंने उसके पैर ना पकड़े हो, या मतलब पैर पकड़ने का मतलब कि उनसे मुलाकात ना करी हो या मीटिंग ना करी हो। जापान से लेकर के और अमेरिका से लेकर के जहां उन्हें कोई डॉक्टर मिलता था उससे वो मेरे लिए डिस्कस करते थे। 18-19 महीने बेड पे पड़ा रहा। उस वक्त में बहुत चिंतन करने का मौका मिला, इंट्रोस्पेक्ट किया और समझा कि कौन सी जिंदगी बेहतर रही मेरे लिए। तो समझ में आएगा जो मेरा पीरियड जहाँ पे मैं संतों से मिलता था, मतलब सुबह उठे तो देवरा बाबा से मिलना है तो देवरा बाबा से मिलने चले गए, फिर शाम हुई तो नेक्स्ट डे आ गए तो एक और श्रीपद बाबा हैं थे, अब तो खैर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वहां मिलने जाना है, उनके पास भागते हुए मिलने चले गए, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, बस इतना सा होता था, आशीर्वाद देने के लिए मिले। तो वो पीरियड मेरा था, उसको मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया, समझना शुरू किया, और तब मैंने गायों पे बहुत पढ़ना शुरू किया। मुझे दो चीजें समझ में आई कि एक तो भक्ति, आप जो मंत्र जप करेंगे या जो करेंगे उससे आपको प्राप्त होगा, जो भी भगवत कृपा है, और दूसरा गौ सेवा से। तो मेरी जर्नी, एक्चुअल अपनी जर्नी अकेली जो शुरू हुई, जिसमें मैंने अपनी कोशिश शुरू करी, वो 18-19 महीने का वो चिंतन था जो बिस्तर पे पड़े पड़े हुआ। तो ये जो 19 महीने की जो चिंतन यात्रा रही आपकी, उसमें आपने जब गायों के ऊपर, जो गौ माता के ऊपर आपने अपनी रिसर्च की, चीजें की, तो उसमें क्या क्या चीजें निकला, और वो कामधेनु मित्राकुल से किस तरीके से वो क्या क्या चीज थी जो आपके कैंसर के बाद की जीवन को, अभी 2024 चल रहा है, कितना परिवर्तित कर ले गई, और उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली। देखिए, हम लोग कुछ ऐसी चीजें भी हैं आलोक सर जिस पे बात करेंगे। दर्शकों से बता दूं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप लोग के दिमाग में चल रहे होंगे कि भैया गाय का दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गाय का दूध फायदेमंद होता है, नहीं होता है, गाय का दूध लोग वीगन बनाने के लिए बहुत सारे जो है मुहिम चला रहे हैं, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपकी गौ माता के साथ ये जो आपका आपका संबंध बना, वो कब से बनना शुरू हुआ, और वो क्या क्या रिसर्च आपने शुरू की, और क्या क्या चीजें आपने देखने को मिली आपको। पहले तो मैंने समझना शुरू किया कि ये दुर्गति शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई। कहाँ से ये चीज आई कि आपने गायों को तिरस्कार की नजर से देखना शुरू किया। व्यापारी, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं प्लीज, मतलब व्यापार के नजरिए से वो जब शुरू हुआ कि जब से इस देश में संगठित मिल्क कलेक्शन शुरू हुआ। और आप इस बात को समझिए कि लोग समझना बड़ा मुश्किल होगा, दुनिया में सॉलिड कंटेन के ऊपर मिल्क के प्राइस डिसाइड होते हैं। हिंदुस्तान एक अकेला मुल्क है जहां पे फैट वैल्यू पे दूध की कॉस्ट निकाली जाती है। उसका एक व्यक्ति, इसका मैं नाम यहां लेना नहीं चाहूंगा, उस व्यक्ति ने बड़ा ही खतरनाक योगदान पैदा किया। बहुत ही रेनाउंड व्यक्ति रहे, बहुत ही पूजे गए, लोगों ने उन्हें पता नहीं कौन कौन से दुग्ध मनुष्य की संज्ञा दी हो, पता नहीं क्या दिया, मैं उनका एग्जैक्ट नाम नहीं यूज करना चाहूँ। उन्होंने ये समझा, और इसके पीछे बहुत से पॉलिटिकल कारण भी थे, मतलब मैं उसके पास भी पहुंचना चाहूंगा। वहां से शुरू हुआ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक व्यक्ति है, मिस्टर झा है, शायद उन्होंने किताब लिखी थी गौ के ऊपर, शायद आपने कभी पढ़ी भी होगी, समझा करके व्यक्ति, मेरे पास उनके पूरा नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने कहा जैसे फरारी क्या एवरेज देगी, वैसे देसी गाय कितना दूध देगी वो आप, मतलब वो अमृत है, अमृत को आप दूध नहीं बोल सकते, ये पहला समझना पड़े। तो वहां से क्या हुआ, उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि अब मेरे मन में आया कि भाई ये गाय जो मैं रख रहा हूँ, चारा भोजन उतना ही खा रही है, मेरी मेहनत उतना ही ले रही है, लेकिन मेरी भैंस ज्यादा मुझे कमा के दे रही है और ये गाय नहीं दे पा रही। तो वो जो एक बहुत बड़ा गोवंश का हिस्सा था, जो बहुत बड़ा क्वांटिटी था, मतलब हमारे पास गोवंश, मतलब जो पशुधन था, वो एकदम से इंफीरियर हो गया एक अलग कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है। अब उसने एक और चीज बेचना शुरू करवाई इस देश में कि भाई तुम जो है एक जर्सी गाय या एचएफ का इसका सीमेन लाइए और अपनी गाय में क्रॉस कराइए और दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए।
उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था हमारी जी गायों का, जो क्वालिटी हमारे गायों के अंदर थी, A2 मिल्क थी। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि वो घास खाना और फूड की वजह से है, कुछ लोग कहते हैं इस वजह से, बट बेसिक उसका रीजन है कि A1 मिल्क जो है वो मात्र तुल्य नहीं है, सेम प्रोटीन बेस नहीं है उसका। A2 का माता से इक्वल प्रोटीन बेस, मतलब इट इज इक्वल, सेम सेम टेक्निकल जो उसको आप कहते हैं उसका स्ट्रक्चर है, ब्रेक डाउन वो इजी होता है बॉडी के अंदर। तो जब ये शुरू हुआ तो गोवंश में फिर विकृतियां शुरू हुई, फिर वो हमारी गाय, मैं अपनी बीमारी के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं आश्रम में गया, मेरे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मतलब मित्र हैं तो उनके सपुत्र जो है वो बहुत ही प्यार करते हैं, तो मुझे उन्हें वो गाय का एक आश्रम दिखाने लेके गए काफी वक्त। तो आप देखिए, गाय का एक बच्चा 12 महीने का है, वो दूध पी रहा है उससे, ठीक है, उसके पास एक संतान पेट में है जो आने वाली है, ठीक है, और वो गाय उस वक्त भी दूध दे रही है 4 लीटर। मतलब आप उस कैलकुलेशन को देखिए कि अगर, क्योंकि एक मातृ भाव है तो उसको वो फीडिंग उसकी जाएगी नहीं। ये HF नहीं है जिसके आप बछड़े को दूर ले जाइए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बुद्धि नहीं है ना, दिमाग नहीं है, प्रेम भी नहीं है अपने बछड़े से। आप गाय का बछड़ा ले जाइए दूर उससे, फिर देखिए आपको कैसे चिल्लाती है और हल्ला करती है उस बात। बिल्कुल, वो इसीलिए एक तो, इसीलिए भैंस चिल्लाती भी नहीं है, क्योंकि उनको जो है फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने भैंस में देखा है, भैंस में फीलिंग है, भैंस में फीलिंग है। मैंने ये HF में और गरसी में देखा है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज देयर इज नो ब्रेन। ओके। जैसे एक बहुत 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 ही नामी, बहुत ही मतलब इस देश के बड़े वैद्य हुए, बहुत बड़े वैद्य हुए, जिनका नाम त्रिगुणा वैद्य था। आपने सुना होगा, मतलब हजारों लाखों की भीड़ उनके सामने लगती थी। एग्जैक्टली। और मतलब वाकई ज्ञानी व्यक्ति, अपने हुनर के मतलब परफेक्ट, मतलब उनके जैसा बहुत वैद्य होंगे, मैं ये नहीं कहता वो कम है या ज्यादा है, लेकिन जो उनकी परफेक्शन थी, जो वो नाड़ी पे उनकी जो पकड़ थी। पकड़, ठीक बात। एक दिन उन्होंने कहा कि आलोक भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे डिस्कशन था, बहुत ज्ञानी थे, मैं बहुत छोटा हूं उससे। मैंने खाया जैसा खाए अन्न वैसा हुआ मन प्रभु। ठीक बात। अब तो कहते ये कैसे? मैंने कहा कि एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी है जिसने गाय को कचरा खाने छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ 90s की, जब दिल्ली में शुरुआत हो चुकी थी कि कुछ स्पेसिफिक लोग गाय इकट्ठी करके लाते थे और उनको दिल्ली में रोडों पे कचरा खाने के लिए छोड़ देते थे, और शाम को फिर फ्री में उनका दूध दो करके पैसा कमाते थे। ये बहुत बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा सिस्टम था इस दिल्ली में, अभी भी है, मैं ये नहीं कहता नहीं। तो उन्होंने कहा बात तो आलोक आप सही कह रहे हैं, तो ऐसा तो होगा। मैंने कहा लेकिन प्रभु, हम एक बहुत बड़ी बॉम्बे की शर्ट होती थी, उसकी शायद उस वक्त में वैल्यू 2,500 रुपए होती थी, 2,500 से 3,000 रुपए होती थी। आप उसको खरीद सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ फूड पे आप उस पे नहीं 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 कम करो उसको, तुम ज्यादा मांग रहे हो। तो जब तक ये कंपैरिजन नहीं आएगा कि अन्न सबसे इंपॉर्टेंट है, तब तक ये चीज शुरू नहीं होगी। सॉरी, हम भटक गए अपनी जगह से। तो यहां से गायों का पतन शुरू हुआ, और जो व्यक्ति अपने गाय को बिना दूध के भी घर में बांध के रखता था, क्योंकि उसको दूध की वैल्यू उस तरह से मिलती थी, फिर उसका वो सिस्टम गलत हो गया, क्योंकि उसके पास वो धन नहीं बचा ना उसे घर पे बांध के रख। ठीक बात है। तो वो पूरा एक अलग से इकोसिस्टम चलना शुरू हो गया। फिर एक जर्सी गायों का इन्वेजन शुरू हुआ इस कंट्री के अंदर। मैंने वो वक्त देखा है जब हम छोटे होते थे तो हमें उस गाय के दूध में बदबू आती थी, जर्सी गाय के दूध। तो हम घर में बहुत ज्यादा मम्मी से झगड़ा करते थे कि मम्मी इसका दूध नहीं पीना है, इसमें बदबू आती है, हम नहीं पी सकते हैं। तो हमारे घर में 2 सर्वेंट्स होते थे, तो वो हमें बहुत बुद्धू बनाते थे, मतलब बचपन है। तो वो ऐसे करके हमारे ऊपर से ऐसे चाकू गरम करके घुमाता था और फिर दूध में डालता था छू करके। तो कहते देखो भैया, अब इसमें मैंने जादू कर दिया और बदबू चली गई। बट वो ऐसा होता नहीं था। तो फिर हमने दूध पीना छोड़ दिया। ये हमसे, हमारी जिंदगी में दुर्भाग्य हुआ हमारे साथ, दूध पीना छोड़ दिया। फिर हमें भैंस के दूध पे शिफ्ट होना पड़ा गाय के दूध से। भैंस का दूध गरिष्ठ होता है, हैवी होता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसका पहलवानों के लिए ठीक है, इट्स मजबूत एंड अ गुड फैट, नॉट बैड बट इट्स हैवी, इट यू हैव टू मिल्क वाटर विद, सो दैट काइंड ऑफ थिंग।
तो यहां से पतन की शुरुआत हुई गायों की, क्योंकि सॉलिड की जगह आपने उसे फैट पे प्राइस करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी साजिश भी रही। हम्म। अब वो क्यों रही? हम्म। आप देखिए कि मैं अपनी भैंस की पूजा नहीं करता। गाय गाय भैंस की पूजा कौन करता है घर में? कोई करता है? नहीं करता ना। गाय जब जुड़ी होती है तो उससे आपका पूजा, आपकी सुबह की रोटी, सुबह का एक सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज आपके आ रही है कि आपने सुबह पहली रोटी गाय को दी। दिखाया जाता है, अब आपके जो है रिचुअल में ये समझाया जाता है कि सुबह की पहली रोटी गौ माता की है। करेक्ट। हम्म। और आखिरी जो छोटी सी, अब हमारी माता जी, अब तो पता नहीं घरों में यूज होता है नहीं होता है, कि वो तवे को उल्टा करते तो छोटी सी चिंदी उस पे, छोटी चिपके सी रहते। चंदिया, चंदिया बोलते थे उसको हम लोग हम्म। बचपन में, छोटी सी बना के वो पीछे उसके लगा देते थे तवे के। रात की एंड ये खाना बनने का होता था, चाहे सरमन बनाए चाहे माँ बनाए, तो छोटी सी चंदिया बनाती थी, उसके पीछे टिका देती थी। हम्म। तो हमने कभी प्रश्न पूछा तो उन्होंने कभी जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा ये ऐसा करते हैं, हमारी नानी करती थी, दादी करती थी, हम नहीं करते। बट आप समझ में आया कि वो क्यों होता था एग्जैक्टली, उसका बहुत बड़ा एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन था हम्म। उसके होने का। तो फिर क्यों होता था सर, मुझे बताइए ना, मुझे भी नहीं पता है। वो एक राहु का बहुत बड़ा उपाय है, अकाल मृत्यु घर पे न हो। अच्छा। ओके। वो उसका बहुत बड़ा उपाय है, चंदिया लगाने का। अच्छा। ओके। हाँ, हम्म। बहुत बड़ा उपाय है राहु, हम्म। ओ। इसलिए किया जाता। ठीक बात है। फिर। लाइफ स्टाइल, हाँ। सॉरी, हाँ। आप बताएं बताएं, कंटिन्यू करें सर। हम्म। देखिए, हिंदुइज्म जिसको एक हिंदुइज्म की संज्ञा दी गई है, सनातन धर्म की संज्ञा दी गई। धर्म तो कर्तव्य है, धर्म तो धर्म बना दिया, वो एक अलग बहुत बड़ा विषय है इस पे डिबेट करने का, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपने अपनी जिंदगी में जो भी चीज जोड़नी है, हम्म। वो आपके पॉजिटिव, मतलब आपके एक सही मार्ग के लिए होनी चाहिए। हम्म। कोई ऐसी चीज जो आपको कुमार्ग, मतलब मतलब कि रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाए, उसको नहीं जोड़ा जाता। ठीक है। सही बात। ठीक है ना? तो हम्म। आपकी दिनचर्या जहां से शुरू हो रही है, गाय की सुबह की रोटी पहली, हम्म। राइट, उसके बहुत सारे शास्त्रोक्त कारण हैं, उसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, उसके बहुत सारे सेफ्टी कारण भी हैं। हम्म। अगर आपकी रोटी में कुछ गलत मिला है रात को, या कुछ आटे में मिला दिया गया है, कुछ गलत हो गया, तो गाय से नहीं खाएगी। हम्म। आपको नहीं पता लग रहा, कुछ हो सकता है आपके रात आटे में कुछ गिर गया हो, कुछ डल गया हो, कुछ वेनम आ गया हो, कुछ आ गया हो। तो सबसे पहले उस रोटी को अगर आपने उसको खिलाया है, तो आप समझिए वो नहीं खाएगी। आपको समझ में आया कुछ गड़बड़ है, मेरी रोटी आज गाय क्यों नहीं खाएगी? हम्म। वेरी ट्रू सर। राइट। अब तो ठीक है, हमारे घर में बड़ी चीजें हो गई हैं, डब्बे बंद हो गए हैं, तब तो खुला रहती थी सारी चीजें, सब एग्जैक्टली कुछ। हाँ। राइट, वी लिव विद नेचर, दैट हम्म। काइंड ऑफ थिंग। वो एक बहुत बड़ा कारण है। आप समझिए तो आपकी, जैसे आप समझिए कि आपकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है लाइफ की, कुछ कहने की नहीं। भाई ठीक। बच्चे ने रोटी खानी है, घर में रोटी खानी है, तो वो अगर गाय ने नहीं खाई है तो माँ को समझ में आ जाएगा कि मेरी रोटी के साथ आज कुछ गड़बड़ है। हम्म। या तो वो आटा बदलेगी, या अपना डब्बा चेक करेगी, कुछ भी करेगी। तो एक ये एक बहुत बड़ा आपका वो भी है, सेफ्टी कंसर्न भी है बच्चों के सेफ्टी लिए, कंसर्न, परिवार के लिए, बिल्कुल ठीक बात। है हम्म। ना? हम्म। अब उसको बोलेंगे साहब ये तो हमें धर्म से जुड़ी, हाँ बिल्कुल धर्म से जुड़ी। आप पहली रोटी गाय और बृहस्पति को देंगे, तो वो ज्योतिष के हिसाब से उसका बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट आता है। हम्म। समृद्धि में और अमीरी में बहुत फर्क है ना साहब। जी। जी जी। आज अमीर तो है, समृद्ध नहीं है हम लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बृहस्पति अमीरी नहीं देता, समृद्धि देता है। हम्म। तो पहली रोटी जो है वो गाय को जाएगी, हम्म। और आखिरी रोटी कुत्ते को जाएगी। उसका बड़ा तगड़ा सिग्निफिकेंट है अपने आप। तो हम लोग ये जो आपकी अभी तक की रिसर्च रही, सब कुछ सारी चीजें रही, अभी आप हिंदुस्तान से बहुत दूर 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, वहां पे और यहाँ पे जो तरीका है, बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि भैया दूध मत पीजिए, इस मुहिम के खिलाफ या इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं कि भाई दूध बछड़े का है, वो बछड़े के लिए है,
आपके लिए नहीं पीना चाहिए, आपको नहीं पीना चाहिए, प्यूबर्टी जल्दी हो जा रही है बच्चों में, और इस तरीके की कई चीजें हैं अलग अलग तरीके से। वीगन नॉन वीगन इन सब चीजों को जो है लोग बताते हैं, बात कर रहे हैं, इस पे जो है बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं। आपकी नजर से क्या इसको कैसे आप देखते हैं? इसकी शुरुआत बहुत ही गहरी है। गहरी इसलिए है कि पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं जो बात कहता हूं कि कॉर्पोरेट जो है उसको सारा मुनाफा चाहिए। हम्म। वो कुछ भी किसी और से बांटना नहीं चाहता। जो शेयर होल्डर हैं, मैं एक छोटा सा इसको थोड़ी सा और ले जाता हूँ इस चीज को। हम्म। मैं 90s के बाद एक 2000 में करीब एक रिसेशन आया था, 2003 2002 के बीच में रिसेशन आया था शायद हम्म। यूरोप। तो जिस व्यक्ति से मिला उस व्यक्ति को 9 भाषाओं का ज्ञान था साहब। अरे वाह। हम्म। अद्भुत, हम्म। अद्भुत ज्ञान 9 भाषाओं का। और केमिकल इंजीनियर। हम्म। तो उसने एक बात बोली कि आलोक, मेरी 9 भाषाओं का ज्ञान और अच्छी खासी डिफरेंट डिफरेंट जोन से, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक यूरोप की भाषाओं तो सबका एक टेक्चर है, नहीं नहीं। हम्म। तीनों डिफरेंट जोन की भाषा, हम्म। 9 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। स्पेनिश आती थी, इंग्लिश आती थी, जर्मन तो खैर उसकी खुद की अपनी भाषा थी। उसने बात बोली कि एक शेयर होल्डर को जिसके पास कुछ भी शेयर होंगे उसे $2 का मुनाफा देने के लिए एक कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, केमिकल कंपनी है दुनिया की बहुत बड़ी, उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। मतलब भाई शेयर होल्डर का मुनाफा बढ़ाना है, हम्म। उसके लिए एक, बिकॉज सबसे पहले कट डाउन क्या करते हैं, आपका प्लांट वही है, मशीन वही है, सब कुछ वही है, तो कहाँ रोकेंगे आप? आदमी जो काम कर आज रहा है। काम कर, क्यों? क्योंकि जिसने इन्वेस्ट किया है $20 या 50 जो भी होंगे, उसके $2 से उसकी एक कॉफी भी नहीं आएगी। हम्म। ही कैन नॉट बाय अ स्मॉल कप ऑफ कॉफी देयर। बट उसके $2 का मुनाफा बढ़ाने के लिए उस आदमी की जॉब चली। हम्म। और जिसके पास 50% शेयर है, उसको तो $2 नहीं भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ऑलरेडी दुनिया जहान की चीजें लेके बैठा हुआ। हम्म। जिस दिन तक ये चीज क्लियर नहीं होगी कि ह्यूमन वैल्यू मोर इंपॉर्टेंट है बजाय प्रॉफिटेबिलिटी के या अ, दोहन के, मतलब जैसे कहते हैं संसारिक बिल्कुल 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 ठीक। चीजों का जो दोहन है उससे। तो अब हम वापस यहाँ पे आते हैं। हम्म। तो काफी दिनों से चीज चल रही है कि जब भी आपको दूध बेचना होता है तो आपको बिल्कुल ग्राउस रूट लेवल तक जाना होता है कलेक्शन के लिए। हम्म। पहले घास, गाय आएगी, गाय घास खाएगी, गाय दूध देगी, दूध निकलेगा, उसकी चिलिंग होगी, चिलिंग के बाद उसको अपने प्लांट तक लेके जाया जाएगा, प्लांट में वो प्रोसेसिंग होगा, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। हम्म। करेक्ट? तो कितना बड़ा सिस्टम है। गाय खाना खाती है, चारा प्रोसेस होता है, फिर जो दूध निकालता है उसको पैसा मिलता है, ट्रक वाले को पैसा मिलता है, उससे चिलर कंपनी का पेट भरता है, चिलिंग होती है, फिर उसके बाद वापस वो उठ करके प्लांट में जाता है, वहां प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद वो उठ के खड़ा हो वापस पैक्ड होता है, पैकिंग वाले को पैसा मिलता है, सबको पैसा मिलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वापस स्टोर में आता है, हम्म। फिर स्टोर वाला उससे पैसा कमाता है, पैसा चलता है। ये हम्म। प्रोसेस हो गया पूरा बड़ा। अब जो आप वीगन का या और सब जो दूध पैदा हो रहे हैं, हम्म। आप उनका सोर्स देखिए ना सब। आलमंड मिल्क, बादाम आया, प्रोसेस किया, पैक किया, बेच दिया। हम्म। 3 प्रोसेस। उसमें एक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीच उसमें एक बड़ी चीजें कट हो गई। सब कुछ कट हो गया, 3 प्रोसेस रह गए ना, बादाम आना है, हम्म। प्रोसेस होना है, पैक होना और बिकना है। हम्म। स्केलेबिलिटी है सिंगल आदमी की, मतलब आपको 100 भैंसे 200 गाय जगह जगह नहीं चाहिए। हम्म। आपको टनों एक साथ बादाम चाहिए, उसको पीसना है, आपको प्रिजर्वेटिव डालना है, पैक करना है और बेच देना है। हम्म। करेक्ट? दूसरा क्या है साहब? सोया। फिर वही तो चीज, सोया सोया मिल्क। लाइए, पीसिए, प्रोसेस प्रोसेस कीजिए अपनी मशीनों में हम्म। और उसको बेच दीजिए। हम्म। करेक्ट? काफी टाइम से एक रिसर्च चल रही है कि हम लैब में ही मीट बनाने, उनको ये नहीं प्रॉब्लम कि लैब में मीट बन जाएगा कुछ अच्छा हो जाएगा दुनिया के लिए, अब ना 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 ना,
प्रोसेस जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगा. इट विल बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल सिस्टम. हम्म मोनोपोली हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है, आप उसे कभी भी रोक सकते हैं भाई. सुबह एक जगह है अमेरिका में जहां का टाइम नहीं बदला जाता कभी भी. हम्म जैसे डे लाइट सेविंग टाइम होता है हम सब जगह, वहां का नहीं बदला जाता. भैंस को कौन समझाएगा 1 घंटे पहले दूध दे. हम्म, इंसान को तो समझा सकते हो भाई 2 घंटा आगे हो गया, 2 घंटा पीछे हो गया. ठीक बट बात है। वहां का टाइम जो नहीं चेंज होता, क्यों नहीं होता? भैंस को समझाओगे अब चल 2 घंटा हाँ खड़ा हो, पहले दूध दे. ठीक। वो देगी नहीं देगी, नहीं उसका तो देगी, अपना साइकिल. बिल्कुल ठीक बात। हाँ इससे कितना समझ में आता है. ना। सो अच्छा, अब ये कैसे बेचा जाए, हम्म समस्या यहाँ है. मैं हर उस आदमी से बोलना चाहता हूं, एक बार अपने आंखें बंद करे, अपने दिल पे हाथ रखे कि जो वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है हम्म क्या वो सत्य है. हम्म मुझसे न बोले आके, मुझे नहीं हम्म, जरूरत जानने की, मैं जानता हूं वो क्या कर रहा हम्म, है. एक बार अपनी आत्मा से पूछे. आदमी अ, आत्मा की आवाज तो सुने कम से कम. हम्म, या आप इतने ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में, या इतने ज्यादा पेड हो गए हैं, या आपको पर जो भी मिलता हो भाई, आप 10 लोगों को जाइए, आपको कलम, आपके भाई आपने वीगन पे काम किया, आपको एक पोस्टर चिपका देंगे आपके ऊपर उसके लिए. मैं हमेशा अपने घर में एक बात कहता हूँ. मेरे पिताजी कहते थे कि भाई, जो बाघ भट्ट जी थे हम्म, उनको आप कॉन्ट्रोडिक्ट मत करो, हम्म, क्योंकि उन्हें किसी कॉर्पोरेट से पैसा नहीं मिल रहा था. ठीक है। उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने टाइम एंड टेस्टेड पूरा किया. हम्म हम्म मैं इस बात पे छोटा सा एग्जांपल ले देता हूँ कि आपने सबसे पहले कहा कि माँ का पहला दूध बच्चे को मत पिलाओ. शुरू हुआ था एक एक कैंपेन कैंपेन बीच में जो है इस तरीके की बातें निकल कर आ रही थी। 60 70s में आई थी. हम्म 70 75 तक ऐसा हुआ था, शायद 80s तक भी रहा. हम्म फिर आपने कोई समझदारी, किसी बात को ज्ञान आया कि भैया उसमें तो इतने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, सब होती हैं, तो कल से बोलो नहीं नहीं, ये पहला दूध माँ का दूध जरूर पिलाए. फिर एक एड कैंपेन शुरू हुआ. भाई हम्म हर एक चीज पहले आप उसे मना करोगे, वापस कैंपेन करोगे, तो टीवी वाले को पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा. एक बाघ भट्ट सी किताब लिख गया, उसको मानने से किसको पैसा मिल रहा है? उसकी रॉयल्टी भी ना मिल रही बुक की भाई. सही बात है। वो बिक बुक बुक ही नहीं मिलेगी, रॉयल्टी कौन लेगा? तो अच्छा, अब ज्ञान क्या, तर्क क्या दिए जा रहे हैं. मैं एक्चुअल में, मैं कहाँ से मेरी ये शुरुआत हुई. हम्म देवेश मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, काफी टाइम में देवेश से काफी कुछ चीजों पे जुड़ा रहा हूँ. जी। और जब भी मुझे मौका दिया है उसने कि भाई भैया इस पे कुछ बताइए, बोलिए, तो मैं उसके साथ हमेशा बोला हूँ, उसके साथ टीवी पे जब भी मौका. ठीक है, बिकॉज उस व्यक्ति को ना तो किसी कॉर्पोरेट से पैसा मिल रहा था. अब मैं इसमें थोड़ा सा जाति सूचक चीज का इस्तेमाल करूंगा. जब भी मैं किसी भी तरह का प्रॉफिट लेना शुरू करूंगा कहीं से, हम्म तो मेरा बोलना, या मेरा मेरा जो कृत है, जो मेरा काम है, हम्म वो बाइज्ड हो जाएगा. हम्म हम्म तो एक वर्ग को ये बोला गया कि आप सिर्फ दान पे रहेंगे. हम्म दान पे क्यों रहेंगे? क्योंकि भाई मैं किसी के दरवाजे पे क्या चिल्लाया, अलग निरंजन भिक्षा दे. हम्म उस माँ ने भिक्षा दी तो ठीक है, नहीं दी तो भी आशीर्वाद खा के चलाया. जो शाम को मुझे लिखना, बोलना या पढ़ाना है, हम्म वो बाइज्ड नहीं है किसी के पैसे से. हम्म हम्म मुझे किसी के पास गाना गा के, सॉरी आई एम नॉट सेइंग गाना, मतलब किसी के पास किसी की प्रशंसा करके मुझे 4 अशर्फियां नहीं चाहिए. चाटुकारिता और से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप भिक्षा पाइए और आपके पास ज्ञान है, हम्म उसको आप उस विशेष वर्ग को सिर्फ ज्ञान का मिलता था, और हम्म ज्ञान में पूरी जिंदगी अपने संतान को आगे का ज्ञान देता था, हम्म और अपना पूरी जिंदगी उसी बेसिक मिनिमलिस्टिक में जी करके निकल जाता था. ठीक बात है। राइट. आपको कपड़े के भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपको कभी वो कपड़ा नहीं पहनना है, आपको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में रहना है. और सिलावस नहीं पहनना है तो आपको दर्जी पे जाके नहीं बोलना पड़ेगा भैया तू सिल दे. उसका भी कोई फेवर नहीं लेना पड़ेगा जिंदगी में आपको. हम्म करेक्ट. तो ये जो, आप उसे डाउट इसलिए नहीं कर सकते, वो बाइज्ड नहीं थी वो चीजें. हम्म मेरी शुरुआत में वापस क्यों जगह, मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ. मैं नाम नहीं लूंगा. एक व्यक्ति का मैं सुन रहा था, उनको बहुत सुनता हूँ, राम पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े ही अद्भुत व्यक्ति हैं.
हम्म। कभी एक कंट्रोवर्शियल भी रहे थे, फिर हम्म। छोड़ दिया, फिर राम अपने राम गाने लगे। तो उनके एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात लगी कि जो तटस्थ रहेंगे इतिहास उनसे भी पूछेगा। हम्म। ठीक बात है, सवाल तो पूछेगा ही। है ना? हम्म। तो मेरे को लगा यार मेरी आत्मा कचोट गई, और उस वक्त फिर किसी एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम्म। और वो भी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कुतर्क का कोई तर्क नहीं है इस दुनिया में। हाँ। और अब जितने लोग जो है कुतर्क करते हैं। हम्म। ठीक बात है। उन्होंने कहा कि देखा, बंदर क्या भैंस का दूध पीता है या गाय का दूध पीता है? हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गाय का दूध या गाय का किसी का दूध। दूध, जानवर का। हम्म। उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक शब्द यूज किया, जानवर का दूध। हम्म। आप जानवर का पीते हो, हम तो माँ का पीते हैं। हम्म। ठीक बात है। करेक्ट। तो वहां से मेरी आत्मा जगी, मैंने कहा नहीं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा प्रभु, अ, मुझे अच्छा, क्योंकि मैं द्वारा अपने ट्रीटमेंट में हूँ और बहुत कष्टदायी समय गुजार रहा हूँ। ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। रिलैप्स हुआ तो पिछले 6-8 महीने से फिर कष्ट में हुआ, तो वो मेरा ये अपने दिमाग को रीचैनलाइज करने का समय रहता है। काफी सोचा समझा, फिर मैंने उनको एक फोन लगाया, मैंने कहा प्रभु ये होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं तटस्थ रहा, मुझे नहीं मालूम मैं कितने लोगों को अपनी ये बात पहुंचा पाऊंगा, नहीं पहुंचा पाऊंगा। लेकिन जो एक सोच को बदलने का काम किया जा रहा है, एक सोच पे एक हैमरिंग हो रही है टक टक करके, जो भविष्य में बहुत भयानक रूप लेगी। मैं मानसरोवर से एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं 84 की बात कर, बहुत ही सभ्य व्यक्ति, वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, जो मतलब मेरे ज्ञान के स्रोत रहे, और जिंदगी में जो भी आज मैं हूँ, जो भी मेरी एबिलिटीज हैं, जो वो हैं, वो उन्होंने मुझे मतलब एक पिता भी अपने पुत्र को, मेरे पिता ने बहुत मेरे को समझाया, सिखाया, बताया नहीं कि मैं को गलत था, मतलब एक प्रोसेस दिया। हम्म। बट उन्होंने मुझे अपने साथ 84 से रखा, मतलब बचपन से उनकी लाठी पकड़ के हम लोग चले। तो उनकी जो जर्नी थी उससे हमने बहुत सीखा। तो पहली बार जिस जिस बात से मैं स्तब्ध रह गया, उनकी एक मित्र कहिए या डिसेपल कहिए, वो उन दो लोगों ने पिंडारी का प्रोग्राम बनाया। तो पिंडारी से हमने उनकी कहानी, पिंडारी ग्लेशियर तब 80s में बहुत, 84 में लोग बहुत जाते थे, तब बहुत ही टिपिकल सा एक बड़ा हम्म। फेमस पॉइंट होता था जाने। तो उन दोनों ने कहा कि आलोक हम वहां जा रहे हैं, डिनर पे हम लोग गए हुए थे उनके घर पे। महारानी बाग में उनका घर था शायद, महारानी क्या ना, जो कौन सी जगह है वो, कालिंदी कुंज, जो कौन सी जगह है। हाँ, दिल्ली में। There's a place from that ashram you have to go left, and there's a quite good place. I forgot that place. हम्म। I forgot the name of the place. हम्म। Right? हम्म। तो उनने कहा लोग हम जा रहे हैं, तुम चलोगे? मैं तब छोटा था, तो भैया ने कहा नहीं नहीं, लो पकड़े, हम्म। गो जा। ठीक है। जब वो आई तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। हम्म। वो एक्सपीरियंस बड़ा अद्भुत था। हम्म। कहती कि वहां एक देव कुंड है हाँ। और एक राक्षस कुंड है। हाँ, एक एक मानसरोवर झील है और एक राक्षस ताल है। राक्षस ताल, राइट, राक्षस ताल। अब वो कहती है लोग दोनों की वाइब्रेशन अलग है, बिल्कुल हम्म। फील अलग है। उसकी जो आपको जो आत्मीयता होती है, वो भी बड़ा फर्क है। तो मुझे कभी मौका तो नहीं मिला मानसरोवर जाने का, और सब जगह तो खूब खूब भगवान ने मौका दिया घूमने का, बट मानसरोवर मेरा मिस होता है। तो वो क्या आपको भी वो फीलिंग हुई वहां पे, दोनों अलग अलग जगहों पे आ, अलग अलग? वो यात्रा बड़ी अद्भुत थी भैया, लेकिन अब हमारे साथ बस केवल सौभाग्य इतना था कि हमें दूर से, मतलब दूर से दर्शन करने को मिला, क्योंकि हाँ अब हाँ। इंडियन पासपोर्ट को चाइना वहां पे अलाउ नहीं कर रहा है। तो हाँ, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो है अभी वहां पे पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके पास तक नहीं जाके वो कर सकते। तो आप ओके। जब भी जो है, हम लोग जो इंडियन, जो बेसिकली जो श्रद्धालु हैं हमारे जैसे, जो महादेव के भक्त हैं, जिनको चाहिए कि हाँ दर्शन मिले, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से नेपाल, नेपाल से जो है वो फ्लाइट्स होती हैं, फ्लाइट्स मूव करती हैं, और वो ऊपर से ही जो है आपको दर्शन कराती हैं। कैलाश मानसरोवर, हाँ, कैलाश का भी, मानसरोवर का भी, राक्षस ताल का भी। और वो ओके। ऊपर से दिखाई पड़ता है, चीजें सब समझ में आती हैं। वो मतलब उस सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी आप उसकी वाइब्रेशन और उसकी जो है
ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले समय में अगर जो है, जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं उन लोगों के लिए ओके है, वो लोग जो है जा सकते हैं। चाइना अलाउ करता है वहां तक जाने के लिए, लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अभी नहीं कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में चीजें अच्छी हो, संबंध अच्छे हो तो खुलेगा, तो फिर जरूर एक बार, जरूर मैं, कोशिश है मेरी कि मैं जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं, इस बार मुझे भी अगर भगवान ने मौका दिया तो आई डेफिनेटली गो टू आप बिल्कुल कैलाश। बिल्कुल बिल्कुल, आप चीजें वहां पे जो है जा सकते हैं। अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, जीवन में एक बार होने वाला अनुभव। तो फिर एक मौका मिला जिंदगी का, खूब मंदिर घूमे, खूब टेम्पल्स किए, खूब अध्यात्म किया, वापस शुरू किया चीजों को। हम्म। राइट। तो आते हैं कॉर्पोरेट वाली चीज पे। ठीक। हम्म। राइट। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरा जिंदगी का निजी अनुभव रहा। तो हाउ दिस थिंग डेवलप्स इन मी विच हम्म। फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड। इसको बाइस्ड मत लीजिएगा, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि मेरी जिंदगी में कोई मेरा शोषण हुआ या कोई मानसिक दबाव में अपनी जिंदगी में रहा। ऐसा लोग जो एनालाइज करेंगे वो ऐसा बोलने लग जाएंगे कि भाई हाँ ऐसा हो गया। हाँ। हम बहुत भाई बहन, 4-5 भाई बहन, 7 भाई बहन अपने एक साथ थे। तो हमारे घर में बचपन से एक सिस्टम था, ऐसा नहीं कि समृद्धि नहीं थी, हम्म। कृपा बहुत थी, प्रभु का सब था, लेकिन हमको अपना पैसा कमाना होता था। ये बचपन से था, मतलब ये आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन, मेरी जब 6 से 6.5 साल की, 7 साल की उम्र थी। तो हमारे बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे तीसरे नंबर के भाई हैं। हम्म। हमारे घर में सिस्टम था पैसा कमाना है। अच्छा। अब कमाने से मतलब ये था कि आपको कोई भी काम करना है घर में, तो हम्म। उसका आपको एक पैसा मिलेगा। हम्म। डैडी का जूता पॉलिश करना है तो उसका पैसा मिलेगा, 5 पैसा मिलता था। आपने कितने मार्क्स लाए आपके एग्जाम में, उसका कुछ पैसा मिलेगा, उसकी एक चार्ट बनी हुई थी। हम्म। तो जिसको जिसमें जहां से मिलता था वो उस पैसे को अर्न करता। हम्म। ठीक है। मुझे नहीं मालूम अब फैमिलीज में होता है या नहीं होता, बट हमारे घर में उन हमारे भैया ने ऐसा सिस्टम बनाया था। वो मेरे बड़े थे, हम छोटे थे। हमें बड़ा पसंद आता था कि भाई आपने ये किया तो आपको इतना पैसा, 5 पैसा आपका, वो मंथली लिख दिया जाता था आपके उसमें। फिर डैडी उसको, हमको वो पैसा हमको मंथली का देते थे। हम्म। उसका एक पार्ट हमारे कॉमन किटी में जाता था और बाकी पैसा आपको खर्च करने को मिलता था। बिहाइंड द सीन की मंशा क्या होती है उसको जानना, उसको परखने की शुरुआत वहां से। हम्म। ठीक है। मेरी एक आदत थी बचपन से कि मेरे को पैसा खर्च करने की आदत नहीं थी। जैसा कि मुझे खर्च, मतलब आदत नहीं करना, खर्च क्यों करूंगा, क्या करूंगा, ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कर लूंगा क्या, पर पैसा मेरे पास रहेगा। अब हुआ ये साहब कि हमारे पिताजी और माताजी को एक 5 से 7 दिन के लिए टूर पे जाना पड़ा बाहर। घर में सर्वेंट्स से बड़े भाई बहन थे। डेफिनेटली आपको एक पैसा मिलेगा घर में खर्च करने का, बाकी पैसा आपका उस उन 15 5 7 दिन के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि दैट्स द फंड गिवन। मेरे 3 बड़े भाइयों ने स्कीम लगाई कि आलोक के पास जो गुल्लक है, हमारे पास, आपके पास कई घर जगहों में मिट्टी की गुल्लक होती है, कई जगहों पे लक्कड़ की गुल्लक होती है, हाँ हाँ हाँ। जिसको ठीक ठीक। चकोठा बना के पहले आती थी, हाँ हाँ उसमें ऊपर हाँ। से सील कर दिया जाता था। तब सिर्फ पैसा डालने का पॉइंट होता था, निकालने निकालने का का नहीं कोई। होता है, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, मैं तो समझ रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ कि साहब सबको आया कि भाई पिताजी है नहीं, मम्मी है नहीं, तो फन कैसे किया जाए। हम्म। अब फन करने में तो धन धन चाहिए। तो धन कहाँ से आएगा। हाँ कि इस आदमी ने बहुत समय से पैसा जोड़ रखा है, इसको हाँ कोई स्कीम सुनाई जाए। हाँ। तो मैं 7 7 साल, मेरी उम्र 8 साल बोल दीजिए। हम्म। अब उन्होंने क्या किया, मेरी गुल्लक में मिट्टी डाल। अच्छा। ठीक है। मैं हम्म। उनका कोई गलत भाव नहीं है। ठीक हम्म। है। उसने मुझे बहुत सिखाया, वो आज तक मैं याद रखता हूँ उस चीज को। हम्म। तो उन्होंने उस गुल्लक को उल्टा किया और हिलाया। हम्म। कहते देख आलोक, तेरे पैसे में दीमक लग हाँ। गई। हम्म। मैं अच्छा छोटा, मेरा इतना समझ तो नहीं चलता। हाँ। मैं कहा भी, अब मैं बड़ा परेशान। अच्छा उस वक्त कोई मोबाइल फोन का सिस्टम नहीं, कैसे अप्रोच करूं मम्मी को, मेरे पैसे में दीमक लगे, मुझे बताओ कैसे बचूं। अच्छा सबने कहा था कि आज आलोक के पैसे हमने फुकवाने। हम्म। तो मैंने कहा कि क्या किया जाए। हम्म। तो एक भाई ने, बहन ने एडवाइस करी कि आलोक देख, इस पैसे को तू खर्च कर दे। हम्म। मैंने कहा क्यों, जब ये खराब होगा तो डैडी को दूंगा, डैडी बदल के लाएंगे बैंक से। हम्म। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो दीमक वाला पैसा है, उसको बैंक पे नहीं लेता। हम्म। साला तो दिक्कत हो गई। और कहते कि डैडी को पता लगेगा, डांट लगेगी, तेरे पैसे को दीमक क्यों लग गई।
मैंने कहा क्या किया जाए? उन्हें गुल्लक को तोड़ दो। ठीक है जी, गुल्लक टूट गई, नथिंग रॉन्ग। क्या आप क्या करेंगे? कहते कहते सामने वाला जो शॉपकीपर है ना, इसको हम ये नोट, अच्छा उसमें हल्का सा मिट्टी विट्टी लग गई थी तो मुझे लगा खराब हो गया, तो क्या इसको हम वॉश करते हैं, प्रेस से सुखाते हैं, और ये जो सामने वाला शॉपकीपर है वो उसको यूज कर लेगा। अच्छा, हमारी लिमिटेशंस थी खर्चे की भी, हमें हफ्ते में 2 बार सॉफ्टी मिलेगी, एक बार हमको कोक मिलेगा, सब ऐसा होता। तो अब तो डेली की पार्टी हो रही है, मतलब डेली सॉफ्टी खाई जा रही है, और डेली अपना वो 70 पैसा 60 पैसे की आती थी कोला की बोतल हाँ, उस वक्त में। तो 60-60 पैसे की जुड़े, और 5 बोतलें आई, बढ़िया पी गई आनंद। 150 ml की आती थी सब बोतल छोटी वाली। कैंपा कोला। खूब, हाँ। अब खूब ऐश हुई साहब 10-15 दिन। अब क्या हुआ कि जब वो ऐश हुई तो पिताजी आ गए, ऐश बंद हो गई, सब पैसे दबा के रख दिए गए जितने जो भी बचे। अब डैडी उस दुकान पे गए, क्योंकि हमारा राशन वहां से आता था, सामान आता था सामने। तो सब आप दुबे जी, आप इस बार जो है पैसा बहुत ज्यादा दे गए थे बच्चों को। सब इस बार तो बड़ी पार्टियां हुई आपके घर में। तो डैडी घर पे आए कि भाई कहाँ से पैसा आया? ये बात नहीं कि पैसा आया, बट ये हाँ, कहाँ से, कहाँ से कुछ है? गलत ठीक बात। मिस तो नहीं था? तो मैंने कहा डैडी मैंने इनको दिए पैसे सारे के सारे। तो क्यों? मैं कहा दीमक लगा दी मेरे पैसों पे। तो फिर सबकी डांट पड़ी, बट उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा पैसे में कभी दीमक नहीं लगती, अगर नंबर उसका सेफ है तो आप बदलवा सकते हो। तो उससे समझ में आया कि आदमी मतलब एक तो इसको आप पूरी जिंदगी में उन बड़े कॉर्पोरेट से जोड़ पाए जिनको आपका दोहन करना है। एग्जैक्टली exactly. वो आपको समझा ले जाएंगे और आपको जो है घुमा देंगे और आप जो है घूमते रह जाएंगे। ठीक बात है सर, ठीक बात है। बहुत अच्छा उदाहरण था। ये बहुत अच्छा। रियल स्टोरी है। हम्म। अच्छा, तब से मुझे समझ में आ गया कि बाबू, अब ये ध्यान रखना है कि किसी आदमी, जो आदमी आपसे बात कर रहा है, उसकी बैक चैनल क्या चल रहा है, हाँ, वो आपको क्या कर रहा है या हाँ, क्या सोच के आपको कर रहा है, तो वो आपको जानना पड़ा चाहिए। ठीक बात है। क्योंकि आप जब जान लें, उसके बाद अपना सक्षम डिसाइड करें क्या गलत है क्या सही है। हम्म। एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। हम्म। उसके बाद आपको लगे कि ये आपको रिस्क लेना है या आपको ये खर्चा करना है, ये नहीं करना, तो आप करिए ना, सब क्या दिक्कत है उसके। हम्म। ठीक बात, ठीक बात। तो यहां से ये जो जर्नी शुरू हुई हम्म। एनालिटिक एनालाइज करने की या चीजें समझने की, हम्म। एक वक्त ये आया जिंदगी में कि मीटिंग से पहले मैं उस मीटिंग का ब्रीफ कर देता कि ये आदमी ये बोलेगा सर, ये होगा भैया, और ये बातें बताई जाएंगी, अब आप देख लो, पहले से तैयार कर लो अपने आप। हम्म। कि लास्ट मीटिंग उसके ईमेल्स या उसका जवाब पढ़ के या फैक्स पढ़ के हम्म। आई कैन प्रिडिक्ट दिस विल हैपन। तो यहां से शुरुआत हुई। हम्म। अब उस दिन मैंने एक पॉडकास्ट में देखा, तो वही जहां से शुरू हुआ कि भाई एक जानवर दूध पीता है, दूसरा नहीं पीता है, हम्म। राइट? हम्म। तो वहां से इस डिस्कशन को समझने की शुरुआत हुई। मैं कहा नहीं, अब आपको इसका पीछे क्या चल रहा है वो समझना बड़ा जरूरी है, या शुरुआत कैसे हो रही वो समझना बड़ा जरूरी हम लोगों के पास में जैसे एक सवाल उठता है, हिंदू धर्म में गौ को माँ का दर्जा मिला हुआ है, गौ माता को पूजनीय माना जाता है। और हम लोगों के पास में अभी जो कल्चरली हम लोग देखें या फिर हम लोग हेल्थ के हिसाब से देखें, तो गाय का दूध बहुत, मतलब मुझे लगता है हर दूसरा घर होगा, वो धर्म से नहीं जोड़ा जाता है, वो दूध चाहिए, दिया जाता है। लेकिन हमको अभी फिलहाल जो नया कल्चर चला है, उस नए कल्चर में ये जो समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो दूध आप पिला रहे हैं ये आपके बच्चे का अधिकार या उसका हक नहीं है, ये उस बछड़े का हक है जिसकी है। माँ से ये दूध निकला है। ये मान्यता या ये सोच आपको कितनी सही लगती है, या फिर आपको इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है? इसके पीछे वही साजिश है जो उसको शिफ्ट करना चाहती है वीगन पे, दूधों पे, या उन सब चीजों पे, बिकॉज वहां पे कंट्रोल हो सकता है सिस्टम, हम्म। राइट? तो अब उसे समझाया कैसे जाए?
तो सबसे बड़ा है कि आप इमोशन शुरू कीजिए, कि छोटे बच्चे को बोले कि मैं बहुत जैसे जब टाइगर को सेव करना था तो स्कूलों में एक सिस्टम शुरू हुआ था कि टाइगर को नहीं मारना, राइट। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स या छोटे छोटे नाटक जो है स्कूलों में होते थे। मैं एक दिल्ली के स्कूल की बात करता हूँ, मेरी बेटी जाती थी, तो उसने आते बोला, पापा हमें टाइगर को कभी नहीं मारना है, टाइगर को सेव करना है, राइट। अगर किसी भी बच्चे को ये बोला जाएगा कि वो उस बच्चे का दूध है, उस बछड़े का दूध है और तुम्हें मिल रहा है, तुम उसे छीन रहे हो, तो धीमे से उसके मन में आ जाएगा कि नहीं, मैं इसको, वो विड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक बात है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों समझाया जा रहा है, बट वो उसको इमोशनल एंगल पे हिट करना शुरू कर दे। और ये तरीका है चीजों को जो है बेसिकली सीधे ना बोलकर बल्कि कान को जो है घुमा के पकड़ने का तरीका है। करेक्ट। तो आपको समझ नहीं आया कि आपको समझाया कैसे गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे दो तीन चीजें और आलोक सर जो है आपसे डिस्कस करनी है, मतलब आपसे पूछना है। देखिए बेसिक सवाल हैं कुछ, इन सवालों का जवाब आपसे पूछने का तात्पर्य बस इतना है क्योंकि आपने जो है रिसर्च आपने करी है, सोचा है, पढ़ाई की है, बहुत सारा समय दिया है। तो उस समय का उपयोग करके सबसे पहली चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से दूध बच्चों को पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, वो भी गाय का, खासतौर पे गौ माता का। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं फिर 5,000 साल पहले से, हम्म। जो हमारे पास रिटन हिस्ट्री है। ठीक है। किसी ने दूध का बहुत, प्रभु ने बहुत व्याख्यान किया है और उस पे जोड़ा है। कैसे उसमें माखन चुराने का भी ये कारण था कि भाई ये बच्चों की चीज है, ये यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम्म। हम चोरी करेंगे, हम उसे खाएंगे, हम्म। हमारा अधिकार है, हम्म। राइट। उसके पीछे बहुत सी थॉट प्रोसेस है उसको करने का। उन्होंने जो भी किया वो हमारे समाज को समझाने के लिए किया, हम्म। राइट। तो वहां से हुस्सी होती है शुरुआत। हम्म। उसके बाद हमें जो सबसे पहला रिटर्न जो हमें चीजें मिलती है वो मिलती है चरक संहिता और हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में, हम्म। जिन्होंने दूध को एक मेडिसिन की संज्ञा दी है। हम्म। दूध का इस्तेमाल करने का प्रोसेस क्या होता है वो दिया है, हम्म। कि किस स्थिति में कैसे उसे पीना है। इट्स अ औषधि, राइट। ठीक है। इट इज अ उसमें मतलब आप ये नहीं कहिए कि गाय का दूध में एक्सप्लेनेशन है, हम्म। हम्म। उसके अंदर आपके भेड़ के दूध का भी एक्सप्लेनेशन है हम्म। आयुर्वेद में, आपके बकरी के दूध का भी एक्सप्लेनेशन है, उसमें हथनी के दूध तक का डिटेल दिया गया है। ओ। अभी उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, हम्म। और उसको किस किस प्रकार से किस किस स्थिति में इस्तेमाल करना है वो कहा गया। हम्म। करेक्ट। ठीक तो है। उसमें बकरी का है, गाय का है, ऊँटनी के दूध तक का विश्लेषण है। हम्म। उसकी उसकी तासीर क्या है, उसको किस तरह से यूज करना है, हम्म। किस मेडिकल प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करता है। बट इट्स अ डीप साइंस ऑन इट। हम्म। मतलब इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कि किसी का दूध छिन गया या दूध नहीं छिना, ठीक है। ठीक है। राइट। हम्म। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, मैं मेरी क्या ड्यूटी है हम्म। कि मैं उस दूध को खरीदने का पैसा दूंगा, हम्म। करेक्ट। मैंने उसका एक एक्स अमाउंट दे दिया, हम्म। श्रमिक जो मिलना चाहिए, श्रम जो है उसका मैंने दिया उसको। हम्म। अब उस श्रम को लेके वो दूध गाय के बच्चे को नहीं पिला रहा है या सारा बेच रहा है, या उसको गाय को रोड पे छोड़ रहा है या नहीं खिला रहा है, आप बोलो कि आप उसको दूध देना बंद, लेना बंद कर दो क्योंकि गलत काम कर रहा हम्म। है। व्हाई नॉट अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन हु इज डूइंग इट। आप तो ये बात की, मैंने किसी को शाम को अपना घर में मजदूरी कराया, उस मजदूरी का मैंने उसे 500 रुपए दिया, उस 500 रुपए से उसने कुछ गलत काम कर लिया। अब हम्म। बोलो कल से आप उसे 500 रुपए की मजदूरी मत दीजिए क्योंकि वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है। गलत काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या बात हुई? ठीक बात ये है। तो कुतर्क हुआ ना साहब। बिल्कुल सही बात है। आपने जानबूझ के जो है चीजों को एकदम मोल्ड कर लिया अपने हिसाब से। हम्म। तो जो दूध है, आप उसे समझिए कि जब माता को दूध 6 से 8 महीना आता है, हम्म। ठीक? उसके बाद क्या वो, अच्छा, एक एक बहुत बड़ी खतरनाक बात, अब जब आप उसे दूध नहीं पिला पाएंगे तो क्या करें? ऑप्शन। हम्म। ऑप्शन, आप जाके वो कुछ कंपनीज हैं, वो
इतनी बुरी स्थिति है कि वो मतलब अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने डब्बे की कोई चीज बनाई है उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला तो वो झूठ बोल रहा है। हम्म मतलब ये वो चीज है, हमने ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज किए हैं, हमने ये यहां से ड्राइव किया है, इट इज नॉट हार्मफुल, ये कौन डिसाइड करेगा? वो छोटे बच्चे को फिर आप क्या करेंगे? आप डब्बे का दूध देंगे। आप डब्बे का दूध नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे? नो 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 नो, गिव देम एक बड़ा नया फैट शुरू हुआ है। पहले हमारी माता जो है केला बॉईल करके देती थी, वेजिटेबल्स बॉईल करके, वो सब बंद कर दो, दिस इज हम्म कैन बी कंटेमिनेटेड। ओके, हम्म देन व्हाट विल डू? नो नो, गो एंड बाय दीज डब्बीज, दे आर स्मॉल स्मॉल डब्बीज, वो आती हैं, उनको आप बच्चे को चम्मच से खिलाइए, इट इज हाइजीनिक। हम्म क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस सिस्टम है, एक कंपनी है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। हम्म अच्छा, और कुछ मैं प्लीज, मैं किसी का किसी भी चीज को कुछ कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अ, मातृत्व एक एक दया है, एक एक ऐसा दिया हुआ भगवान का कृत है जो सिर्फ औरत, मतलब औरत से बट माता को दिया गया है। हम्म जनने का जो जो काम है वो उसको इसलिए दिया गया है कि उसमें वो क्षमता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट। तो हम्म आप जब उसे केला बॉईल करके घर में मैश करके खिलाती थी, वो बंद कर दो, वो डब्बी ले आओ, फ्रूट्स होते डब्बी ले आओ, तो जो मिल्क का जो पोर्शन है वो कौन पूरा? वो हम्म प्रोसेस्ड चीजें पूरी करेगी। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, भाई हिंदुस्तान में हर मिनट लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका लाखों का डब्बा इस्तेमाल होगा भाई। आप हम्म उसको क्यों नहीं समझते? कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसी सोची समझी रणनीति है जो जी स्पेशली जो है इसलिए चलाई जा रही है जिससे जो है कुछ लोगों को जो फायदा हो रहा है उसमें जो है वो फायदा लगातार बढ़ता जाए। हाँ। अब इसमें एक चीज और मुझे आप थोड़ा सा क्लियर कर पाए अगर आपको इसकी नॉलेज है तो, कि विदेशों में और हिंदुस्तान में दोनों जगहों पे क्या दूध को लेकर एक जैसी मान्यताएं हैं, या दूध को लेकर जो सोच है, जो विचार है, वो एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है? कल मेरी इसी बात पे बहस हुई कि हम एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आते हम्म हैं। मुझे बहुत बहुत इतनी बहस हुई कि अ, मेरी बिटिया जो है वो बहुत गुस्से में आ गई, चीजें हुई। हम्म मैंने कहा हम, ये वही कंपैरिजन है गाय और किसी और जानवर का। हम्म करेक्ट। हम बिल्कुल अलग स्कूल थॉट से पढ़े हुए लोग, हम्म उनको हमारा वो जो थॉट है उसको खत्म करना है। हम्म समझिए इस बात। हम्म तो जब तक, और यहाँ पे बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो सिर्फ सब कुछ उपभोक्तावाद है। हम्म यहाँ फीलिंग्स नहीं है, यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छे हैं, नो सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, सिस्टम बहुत अच्छे हैं, बट उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म है, आपको कुछ भी समझाया जा सकता है। और यहाँ पे इतनी बड़े बड़े सिस्टम और लॉबीज हैं कि वो कुछ भी समझा सकती हैं, कुछ कुछ भी। मैं एक हम्म छोटे से राजनेता का इसमें नाम लूंगा जिससे दुनिया चिढ़ने लगी है बहुत ज्यादा, एक एक वर्ग विदेश विदेश का बहुत चिढ़ता है। हम्म उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ पे क्रिसमस पैदा करो, क्रिसमस का पेड़ लगवाओ, उससे लोगों को में डिफरेंट थॉट प्रोसेस पैदा होगा, और जो है वो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा ना, करोड़ों का सब वो लाइट बल्ब लगता है। हम्म उस व्यक्ति ने हर त्योहार पे जाकर के बड़े बड़े मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। हम्म अब उससे क्या हुआ साहब कि जो जो गोवा जा रहे थे, 90% लोग आशीर्वाद लेने वहां टर्न करने लगे। हम्म उन्हें बहुत गलत लगा रही कि ये तो आदमी, हम दोहन करने वाले थे वो तो हो ही नहीं रहा। हम्म आपको समझिए, आपसे इतने सालों से, सन 1900, 1800 से 1700 से दुनिया में कोई भी आदमी जब नाविक निकला वो क्या करने निकला? हिंदुस्तान को ढूंढने निकला। हम्म क्यों निकला? चाइना से आदमी चला, क्या करने निकला? हम्म
हिंदुस्तान ढूंढने निकला। हम्म। क्यों निकला? हम कोई, मतलब अगर कोई भाई, मैं कहीं क्यों जाऊंगा? मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ समझना बिल्कुल है ना। बिल्कुल, कुछ ना बिकॉज कुछ जो दैट है। दैट थिंग इज मोर सुपीरियर। एग्जैक्टली exactly. दिमाग के कहीं सो कोने में ये बात साफ है कि वो वहां कुछ ऐसा है जो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिल सकता। हम्म। द प्रोसेस ऑफ अध्यात्म, द प्रोसेस ऑफ दया, प्रोसेस ऑफ, अब एक बात समझिए यहाँ पे कि अगर अगर आप एक बात समझिए कि हम गाय से हटते हैं, अगर हम हटते हैं हम्म। तो हम अपनी रूट के पहले जड़ के सिस्टम से हट गए। हम्म। उस पेड़ को कहीं भी उस डाली के पत्तों को सूखने गिरने में टाइम नहीं लगता जो जड़ से हट जाता है। हम्म। और एक बड़ी खतरनाक बात है हमारी कि हम एक बुक पे नहीं जीते, है ना। हम हम्म। जितने भी दुनिया के और सोचे हैं वो सिर्फ एक किताब है, राइट। हम्म। हमारे पास चार उपनिषद हैं, समय के साथ सोच है। हम किसी भी को ये नहीं, चुप तू नहीं बोलेगा, नहीं बोल भाई, हम्म। बोल। अब सबको जो प्रॉब्लम है ये है सबको कि आजादी है। आजादी, हम्म। अब ये है कि ये जो अब बोला जा रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में बोला जा रहा है। हम्म। आने वाले समय में जो हम लोग का जो हमारा भविष्य है सर, अब हम्म, 2024 चल रहा है, अगर हम 2050 तक पहुंचे, अगर हम्म। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है 2050 तक पहुंचते पहुंचते चीजों में कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो बहुत हो, मतलब वो हम लोगों के लिए खास तौर पे ये जो गौवंश के लिए, दूध के लिए, इन सब चीजों में वो बदलाव कैसा दिख रहा है आपको? पॉजिटिव है या उसमें बहुत ज्यादा जो है निगेटिविटी आने वाली है? भारत की एक क्षमता खत्म हो रही है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। हम्म। स्वयंभू लोगों पे, हम्म। जो अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं, उसका कोई मापदंड, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम्म। भाई आप पहले साधु बने तो उसका शास्त्रार्थ हुआ ना, ठीक बात है। राइट। शास्त्रार्थ ये नहीं कि लट बजे या लड़ाई करी गई, नहीं, हम्म। इट इज अ ज्ञान, इट इज अ हम्म। नॉलेज। हम्म। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा और जो होना चाहिए हम्म। वो माता का होगा। हम्म। अगर हमारी माता का जो ज्ञान है, भाई मंडन मिश्र की जब शास्त्रार्थ हुआ तो किन्होंने उसका वो किया? उनकी पत्नी जो विदुषी थी, ज्ञान था। हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई। हम्म। इससे बड़ा ज्ञान का आप क्या एग्जाम्पल देंगे? तो जो वक्त ने, समय ने मां को गलत आंक, मतलब कम आंका है, उसको वापस उसकी वो ग्लोरी वो देनी पड़ेगी। अगर ये हम नहीं दे पाए हम्म। तो हम 40 में क्या, 35 में क्या, 30 में क्या, बिल्कुल ही एक ऐसी सोसाइटी होंगी दिशाहीन जिसको आप बोलेंगे। हम्म। हमें हर एक आदमी, वही वाली बात ना, गुल्लक तोड़वाने वाला आ जाएगा। कोई भी हम्म। आदमी ज्ञान दे के हमारी गुल्लक तोड़वा के ले जाएगा। हम्म। ठीक है आपको ना। आपको खुद ही जो है अपनी चीजों के लिए तैयार होना होगा, उसको संभालना होगा, उसको बचाना हाँ, होगा, और उसके लिए आवाज भी उठानी होगी। हाँ। तो इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो माँ की है। हम्म। और मैं एक बहुत बड़ी सोच ऐसे सोचता हूँ, जो मैंने काफी समझा है, हो सकता है मुझे लोग इसमें बहुत सारी चीजें बोले या गलत समझें। इस देश में एक ऐसी सरकार आई जिसपे मेरा बड़ा विश्वास, हम्म। क्योंकि वो मेरे बारे में, हमारे बारे में, हम्म। हमारे थॉट को सोचेगी, माने कि काफी हद तक माना भी गया है। हम्म। ऐसा नहीं कि माना। हम्म। मैं सब्सिडी देता हूं, एक मैं सोच बोल रहा हूं, इसको आप इस पे बहुत सोचा जा सकता है और बहुत लोगों से विचार जाने जा सकते हैं। हम्म। सब्सिडी मिलती है घर के 20 लाख रुपए के, हम्म। या एक्स वाई जो भी नंबर, हम्म। 2 रूम में क्यों मिलती है भाई? उसमें एक फ्री का तीसरा रूम क्यों ना डाला जाए जिसमें दादा दादी की जगह हो? हम्म। ये गवर्नमेंट जब काम कर रही है तो दे आर स्टार्टिंग अ ब्रेकिंग अ फैमिली। हम्म।
भाई आप वो तो कर रहे हो कि वी आर डूइंग, हम 2 लाख एक्स्ट्रा नहीं दे रहे भैया, जब तक वो तीसरा रूम नहीं बनाएगा, उसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा, सारी सब्सिडी नहीं मिलेगी, सॉरी यूजिंग द वर्ड। हम्म। भाई माँ बाप कहाँ होगा, फिर उसके लिए आप एक ओल्ड एज होम ढूंढेंगे, उसके लिए फिर आप एक सिस्टम ढूंढेंगे। मुझे जितनी कहानियां जिंदगी में सुनी मैंने पंचतंत्र की, मेरी नानी ने सुनाई, क्या करूं, वो थ्रेड रहना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर ये, अब इस पे बहुत डिस्कशन हो सकता है, इस पे एक अलग सी चीज इकट्ठी हो सकती है कि भाई क्यों न हो, और ये सरकार क्यों न करे। ठीक बात है। कहाँ मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? ठीक बात। अगर मैं समृद्ध हूं तो वैसी दिक्कत नहीं, रख लूंगा अपने घर में, बट जरूरत तो उसको है ना जिसको माँ बाप रखने हैं। हम्म। क्या वो 2-2 महीने ट्रेवल करेंगे सबके घर में, और घर में आएंगे तो क्या वो बरामदे में सोएंगे? सॉरी, बरामदे मतलब जो वो में सोएंगे, क्यों सोएंगे? हम्म। हम्म। इज एनीबडी थिंकिंग ऑन दैट? हम्म। और अगर ये नहीं सोचे कि जो ये मेरी सबसे, जिसको मैं, जिस सरकार को मैं अ, समझता हूं कि वो जो हमारे रूट को समझती है, हम्म। हमारे साथ अंग्रेजों की तरह नहीं सोचे ना। हम हम्म। हमारे, ऐसा नहीं, जितने ऊपर बैठे लोग हैं सब में ज्ञान है साहब, हम्म। वो समझते हैं। तो आप हमको अंग्रेजों की तरह नहीं समझे। जैसे वो एक विशेष वर्ग को, हमको जिसको आप उच्च वर्ग बोलते हैं, जिसमें आप ज्ञान का वर्ग बोलते हैं, मैं नाम नहीं यूज करूंगा तो, नहीं तो जातिवाद या कोई वर्ण की व्यवस्था शुरू हो जाएगी या लोग मुझे हम्म। बोलने लगेंगे। हम्म। हम्म। उससे कोई प्रश्न करते थे तो हम्म। बस फट से बोलता था परपेक्ष, हम्म। कॉन्टेस्ट में पूछ रहे हैं। हम्म। तो कहते हैं, ये आदमी गलत है। क्या, क्यों गलत है? ये गोल पोस्ट बदल देता है। अरे भाई, गोल पोस्ट इसलिए बदल जाती है कि हर एक चीज का हमारे यहाँ परपेक्ष है ना। हम्म। माँ का बेटे से प्यार अलग है, माँ का बेटी से प्यार अलग है, बाप का बेटे से प्यार अलग है, सास का बहू से प्यार अलग है, परपेक्ष है ना भाई। हम्म। हम्म। क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी समृद्ध है। अब हम्म। एक व्यक्ति थे, बहुत चिढ़ गए मुझसे एक वक्त के अंदर, कहते वी आर वेरी सिविलाइज्ड। मैं कहा, जब, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आपको जब हम्म। धोना नहीं आता था ढंग से, तब हम हम्म। वेद लिखते थे। बहुत बहुत ही सभ्य, बहुत ही हम्म। सरू रसूख वाले आदमी थे उस कंट्री के। हम्म। बहुत बुरा मान गए, काम नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। हाँ। ठीक बात है, ठीक बात है। सो मैं एक माँ पे बोलना चाहता हूँ प्लीज। जी। 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये समझनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, या जी। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, जी। डिबेटेबल हो सकता है। मेरी माँ मतलब पुराने जमाने में संस्कृत में एक विशारद या कुछ होती थी, वो करी हम्म। थी, उनको हम्म। इंग्लिश नहीं। दुनिया जहान के जितने भी विदेशी आते थे, खरीदने सामान मिलते थे, हमारे घर खाने पे आते थे, तो एक बहुत ही सक्षम महिला, उनके पति अ, हमारे घर खाने पे आए। हम्म। तो अ, उन्होंने मेरी माँ को भाई नौकरों को मैनेज करते हुए खाना लगवाते हुए देखा, और फिर खाना खाते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट यू डू। तो हम्म। मैंने उन्हें हिंदी में रूपांतरण किया, बोला कि ये मन ने जानना चाहती है कि अ, आप क्या करती। हम्म। तो मेरी माँ ने कहा, मैं घर का संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ। हम्म। हम बड़े हो चुके थे तब भी उन्होंने जो हम्म। उसे कहा, ऐसा कहा कि आपने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी। हम्म। तो मेरी माँ को थोड़ा सा बुरा लगा। फिर उन्होंने उसको सच्ची में अच्छे से खुश किया, प्रश्न का जवाब लेके। हम्म। उसने पूछा कि तेरे बच्चे क्या करते? हम्म। पहले उसने पूछा कि कितना कमा लेती तो हम्म। उन्होंने एक एक्स अमाउंट बताया। मेरे में का बहुत बड़े। तो मेरे कहते, मेरे 7 बच्चे हैं, जितना तू कमाती है एक एक आदमी उससे ज्यादा हम्म। कमाए। हम्म। एंड शी वॉज एब्सोल्यूट। उसको इतनी बेइज्जती फील हुई जब उसने अपने बच्चे वालों को बताया, तो हम्म। उसके पास जवाब नहीं था देने का। एक कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ ये कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है। हम्म। तो माँ एक एक इतनी बड़ी सोसाइटी की चीज है, जिसको हमें संवारना, उसको समझना, और उसको सही समझना, क्योंकि ये जो अ, उपभोक्तावाद है बड़ा खतरनाक है। हम्म।
बहुत खतरनाक। मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरे जड़ों से कट जाऊं ये सही नहीं। हम्म। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है सर, हम लोगों के पास समय थोड़ा बचा हुआ है। मैं चाहूंगा कि हम लोग अब इस बातचीत को अध्यात्म की तरफ मोड़ें, और कुछ ऐसी चीजें हम जो हमारे दोस्त हैं, जो दर्शक हैं, वो देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आलोक सर से जो अगला अध्याय होगा वो हम लोग का अध्यात्म से जुड़ा होगा। और अध्यात्म में वो चीजें जो आप लोगों ने सुनी हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आलोक सर ने देखी हैं, और कुछ उम्र का ही पड़ाव कह लीजिए, या कुछ आत्मीयता कह लीजिए, देवराहा बाबा इस जैसे तमाम संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने का आलोक सर को मौका मिला है। तो हम लोग अगली बार जब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो अध्यात्म की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर, थैंक यू सो मच।